नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप रात को अकेले नहीं रह पाएंगे। कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता आपकी परछाई बन जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो परछाई आपके सबसे गहरे डर को जानती हो? आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी भूतिया कहानी जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो अगर आप डर के शौकीन हैं तो अपनी बत्तियां बंद कर लीजिए और हमारे साथ इस खौफनाक यात्रा पर चलिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज्यादा डरावनी और रोंगटे खड़े करने वाली कहानी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी छल्लावे से भरी हुई है। कदम कदम पर आपको एक भयानक अनुभव होने वाला है। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से और वह एक शापित गांव के सफर पर निकलते हैं। क्या उन्हें सफर में छलावा मिलता है या उस शापित गांव में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और डरने के लिए तैयार रहे, क्योंकि यह कहानी होने वाली है बहुत ही डरावनी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। गर्मियां शुरू हो गई हैं, तो आप अपने घरों के बाहर और छत पर पशु पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं हमारी कहानी की ओर। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। तब मैं मेरे मौसेरे भाई कुलदीप के साथ रहा करता था। कुलदीप मेरा हम उम्र ही था और हम दोस्त की तरह वहां रहते थे। हम दोनों युवा थे और हमारी शादी भी तब तक नहीं हुई थी। बाजार में हमने एक शॉप कर रखी थी। डेली के एक नामचीन इलेक्ट्रिक हॉर्न की होलसेल बिक्री किया करते थे। नया काम होने के बावजूद गुजारे लायक कमाई हो ही जाया करती थी। उस समय हम किराए के मकान में रहते रहते हम तंग आ चुके थे। किसी ने कुलदीप को बताया कि पास ही किसी गांव में एक बड़ी हवेली दिला दूंगा। हम दोनों ने तय किया कि एक बार देखने जरूर जाएंगे। अगर पसंद आ गई तो लेने के बारे में सोचेंगे। उन दिनों काम धंधा पूरी तरह लगभग ठप्प था। अक्टूबर का आखिर सप्ताह चल रहा था। हवेली को देखने वाली बात मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। काम धंधा पूरी तरह बंद होने के कारण पूरे दिन घर में ही बैठे रहते थे। एक दिन वह आदमी अचानक घर आ गया और बोला, शर्मा जी, आपको हवेली के बारे में बताया था। अभी आपको फुर्सत ही फुर्सत है। हवेली देखाओ, 1-2 दिन रुकना चाहो और भी अच्छा है। ये समझ लो कि रुपए की वस्तु 10 पैसे में मिल रही है। आलीशान हवेली है। आज शाम को एक बस सवारियों को लेकर उस गांव जा रही है। ये लो चाबी और तसल्ली से देखकर मुझे बता देना। हवेली के चौकीदार को मैंने सूचना दे दी है। मुख्य दरवाजे की चाबी उसके पास है और अंदर के सभी कमरों की चाबियां आपको दे देता हूं। सभी सुविधाएं वहां मिल जाएंगी। हाँ, बस का ड्राइवर मेरा दोस्त है। शाम 5 बजे पहुंच जाना। वहां स्लेटी रंग की एक बस खड़ी मिलेगी। वह आपको सीधे गांव में जाएगी। हवेली के बाद बार में कोई भी बता देगा कह है। हम दोनों चले जाएंगे और एक दिन रुक भी जाएंगे। मैंने उसके हाथ से चाबियां का गुच्छा लेते हुए कहा। शाम को ठीक 5 बजे मैं और कुलदीप पहुंच गए। वहां वह व्यक्ति वहीं मिल गया और उसने इशारे से बस की तरफ अंगुली करके बता दिया। ड्राइवर को उसने बता दिया था कि हमें कहां उतारना है। हम स्लेटी रंग की एक पुरानी सी बस के पास चले गए। बस में 18 से 20 लोग पहले से बैठे थे, जो सभी बूढ़े स्त्री पुरुष थे। ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। हमारे पास एक छोटा सा बैग था जिसमें हमारे एक एक जोड़ी कपड़े आदि थे, ताकि बिना किसी दिक्कत के एक दिन रुका जा सके। बस रवाना हुई। तब तक लगभग सारी सीटें भर चुकी थीं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि सवारियों में केवल हम 2 ही युवा थे। बाकी सारे स्त्री पुरुष 70-75 वर्ष से कम का कोई नहीं था। हमारा सफर 1.5-2 घंटे का था। आखिर 5 बजे बस रवाना हुई। बस अत्यधिक पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। चलते वक्त लगातार उसके अंजर पंजर खड़खड़ाहट का अजीब सा शोर उत्पन्न कर रहे थे। ड्राइवर ने बस चलाना शुरू किया। बस में हमारे अलावा 18-20 सवारियां और भी बैठी थीं, पर सब एकदम चुपचाप बैठे थे, मानो गूंगे हों और मुंह में जुबान ही ना हो। बस थोड़ी ही दूर आगे गई थी कि जोरदार फटाक की आवाज हुई। ड्राइवर ने साइड में लेके गाड़ी रोक दी। उसने उतर कर देखा तो आगे वाला एक टायर पंक्चर हो गया था। ड्राइवर ने सवारियों से कहा कि कोई नीचे ना उतरे, क्योंकि यह जंगल का इलाका है और यहाँ बाघ बैरों का खतरा रहता है। आए दिन जली जानवरों के हमले की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए सावधान रहे। अभी 15 से 20 मिनट में टायर बदल दिया जाएगा। तब तक आप बस के अंदर ही बैठे मैं और कुलदीप ठहरे गर्म खून के युवा, जिनमें होश से ज्यादा जोश भरा होता है। हम उसकी बात कहाँ मानने वाले थे। बस के रुकते ही हम दोनों कंडक्टर के पीछे पीछे बस से नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो सड़क के किनारे कुछ दूर एक चाय की ठड़ी दिखाई दी।
छड़ी वाले ने सुरक्षा के लिए दुकान के चारों ओर काफी ऊंची कांटेदार तारों की बाड़ बना रखी थी और एक आने जाने के लिए तारों का ही एक दरवाजा बना रखा था। एक कृषकाय बुढ़िया थड़ी के अंदर बैठी थी। हम दोनों ने सोचा कि चाय पी लेते हैं, सो तार का दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। बुढ़िया की शक्ल अत्यंत भयावह थी। एक बार तो मैं भी घबरा गया। किस्से कहानियों में पढ़ी कोई चुड़ैल जैसी डरावनी थी। वह बुढ़िया लंबी आगे से झुकी तोते जैसी नाक, अत्यंत पीले लंबे दांत, सन की तरह सफेद लंबे उलझे बाल और अस्थि पंजर जैसा शरीर। कोई भी देखे एक बार डरना लाजिमी था। अंदर घुसते ही बुढ़िया ने हमारे बिना कहे चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। मुझे देखकर वह विचित्र ढंग से मुस्कुराई। मुझे उसके चेहरे से थोड़ा डर लगने लगा, पर शीघ्र ही अपने डर पर मैंने काबू पा लिया। बुढ़िया ने चाय बनाकर कांच के गिलास हमारे हाथों में पकड़ा दिए। मैंने गिलास थामा ही था कि अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आसपास किसी बच्चे के होने का सवाल ही नहीं था, न कोई बच्चा बस में था। कुलदीप ने मेरी ओर देखा। मुझे उसकी आंखों में भय की परछाई स्पष्ट नजर आई। अचानक न जाने कहां से किसी ने मेरे चाय वाले हाथ पर जोर का झपट्टा मारा। मैं हड़बड़ाकर चीख उठा। एक बारगी भय के कारण पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। देखा तो एक काली बिल्ली ने मेरे हाथ पर झपट्टा मारा था। चाय का गिलास मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। कांच के टुकड़े आसपास बिखर गए। मेरा हाथ बिल्ली के पंजों के झपट के कारण लहूलुहान हो गया था। पूरा हाथ खून से सन गया। कुलदीप ने मुझे घायल देखा तो दौड़कर बस की ओर भागा और बैंक से डेटॉल की शीशी निकाल लाया। रुई की सहायता से उसने खरोच पर अच्छी तरह डेटॉल लगाकर मुझसे पूछा कि अब कैसे हैं? ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? मेरे ये बताने पर कि ठीक है, दर्द ज्यादा नहीं है, उसे तसल्ली हुई। कुलदीप ने भी चाय नहीं पी और बुढ़िया को पैसे देकर उठ खड़ा हुआ। मैंने बुढ़िया की ओर पुनः देखा तो बड़ी गहरी और विचित्र मुस्कान से मुझे देखे जा रही थी। वह हमारी ओर देखकर खरखरा स्वर में बोली, चले जाओ, वापस चले जाओ। क्यों? मौत के मुंह में जा रहे हो। उसकी चेतावनी को हमने अनदेखा किया और सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। बस का टायर बदलने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया था। बस वाले ने हॉर्न बजाया तो हम भागकर बस में सवार हो गए। घड़ी में समय देखा तो शाम के 6:30 थे। इन दिनों 5:30 सूर्यास्त हो जाता है और 6:30 तक अंधेरा छा जाता है। अमावस्या की रात थी। तारों की मध्यम रोशनी ही थी। उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण ड्राइवर बस को धीरे धीरे चला रहा था। हम दोनों ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठे थे। बस की हेडलाइट से सड़क का कुछ 1 मीटर का रास्ता रोशन था। जंगल के वातावरण में केवल झिंगुर का संवेद स्वर सुनाई दे रहा था। अचानक बस के आगे एक सफेद साया आकर भड़क से टकराया। ड्राइवर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारे। मुझे लगा कि बस उस साए को रौंद हुई निकल गई। बस के रुकते ही ड्राइवर और कंडक्टर भागकर तुरंत नीचे उतरे। हम दोनों भी ये देखने उनके पीछे उतरे कि अचानक बस के नीचे कौन आ गया। अभी क्या चीज टकराई थी। बस में बैठी अन्य सभी सवारियों इस तरह बैठी थी मानो कुछ हुआ ही ना हो। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस के आगे पीछे दाएं बाएं सभी जगह बारीकी से मुआयना कर लिया। कोई भी नजर नहीं आया। यहां तक कि किसी के घायल होने के या खून का कोई भी निशान ना मिला। कंडक्टर के पीछे मैं और कुलदीप भी नीचे उतर गए। मेरे हाथ में पॉकेट टॉर्च थी। मैंने बस के आसपास और नीचे चारों टायरों सहित खुर्द बिनी निगाह से पड़ताल की। पड़ताल में किसी भी किस्म का कोई भी निशान ना मिला, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यह कोई छलावा था। आखिर थक हार कर हम बस में पुनः आ बैठे। ड्राइवर कंडक्टर पहले ही बस में बैठ चुके थे। बस पुनः हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। वातावरण में हल्की ठंडक थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर कुछ सवारियों ने ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहा। ड्राइवर समझ गया। उसने कहा, थोड़ी दूर आगे एक प्याऊ है, वहां पीने का पानी है और टॉयलेट भी बने हुए हैं। प्याऊ आते ही ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाया और रोक दी। सवारियां एक के पीछे एक उतरने लगी। वातावरण में ठंडक अचानक बढ़ गई और कोहरा छा गया। मैं और कुलदीप भी बस से नीचे उतर गए। सवारियां प्याऊ से पानी पीने लगी। मैंने हाथ लगाकर देखा तो पानी बर्फ की मानिंद ठंडा था। मैं सोचने लगा कि मैं जवान होकर भी इतने ठंडे पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता, और यह इतने बूढ़े लोग पेट भर भर कर पानी पी रहे हैं। कुछ सवारियां टॉयलेट के लिए सड़क के आसपास इधर उधर और कुछ प्याऊ के पीछे की तरफ जाने लगी। मैं और कुलदीप प्याऊ के पास रखी एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद कुलदीप ने कहा कि चलो टॉयलेट के लिए प्याऊ के पीछे की ओर चलते हैं। मैंने हामी भरी और हम पीछे की ओर चले गए। हम निवृत्त हुए ही थे कि कुछ दूरी पर एक 10-12 साल का लड़का हाथ में दीपक ले जाता दिखाई दिया।
मैंने सोचा इतनी अंधेरी रात और इस निर्जन स्थान में यह लड़का कहाँ जा रहा है। मैं उसकी ओर देखकर जोर से बोला, कौन है वहां? कहकर मैं उसकी ओर दौड़ा। कुलदीप भी मेरे पीछे पीछे दौड़कर आया। लड़का ठिठक कर रुक गया। मैं तब तक उसके पास पहुंच गया। दीपक की रोशनी में उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी विचित्र थीं। आंखों का जो भाग काला होता है वह सफेद था, और जो सफेद होता है वह एकदम काला। बड़ी हैरत की बात थी। ऐसी आंखों के बारे में आज तक ना देखा, सुना, ना कहीं पढ़ा। मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांका तो एक की तीव्र लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं सम्मोहित सा हो गया। कुलदीप ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से दबाकर इशारा करना चाहा। मैं उस लड़के से कुछ पूछता, उससे पहले बस ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज से मेरा सम्मोहन टूटा। मैंने एक नजर बस की ओर डाली, फिर लड़के की ओर पुनः देखा तो गौर आश्चर्य, लड़का वहां था ही नहीं। वह मानो जादू के जोर से गायब हो गया हो। मैंने चारों ओर आंखें फाड़कर देखा, पर वह छल्ला की तरह गायब हो गया। मैं और कुलदीप दौड़कर बस की ओर भागे। ड्राइवर हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। बस के पास पहुंचे ही थे कि बस में बैठी सारी सवारियां बस की खिड़की से सिर निकालकर हमारी ओर देखकर जोर जोर से हंस रही थीं। सभी के मुंह एकदम सफेद थे, मानो खड़िया से रंगे हों। हमारे बस में चढ़ते ही सब एकदम चुप हो गए, जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। अब सभी के चेहरे सामान्य थे और सफेद भी नहीं थे। सभी सवारियां पुनः गूंगी बाहरी बनी बैठी दृष्टिगोचर हो रही थीं। बस हिच खोले खाते हुए कोहरे भरे रास्ते पर मंद गति से आगे बढ़ रही थी। मैंने घड़ी में समय देखा। रात के 11 बजे 5 बजे थे। बस निरंतर चलती रही। आखिर 12 बजे के आसपास गांव आ ही गया। हमने चैन की सांस ली। कुलदीप ने बैग अपने कंधे पर लटका लिया। मैं पहले उतरा, फिर मेरे पीछे। कुलदीप के उतरने के बाद हम गेट से थोड़ा हट गए ताकि बाकी उतरने वाली सवारियों को कोई दिक्कत ना हो। हमने बस की ओर देखा तो बस पूरी खाली थी, जबकि सबसे पहले उतरने वाले हम 2 ही थे। ये देख हमारे मुंह खुले के खुले रह गए। अचानक वह सब सवारियां कहां चली गई? क्या आसमान खा गया या जमीन निगल गई? भय की ज्यादती के कारण उस सर्द रात में भी मेरे मसाह में सारा सीना उगल दिया। मैंने गर्दन घुमाकर कुलदीप से कुछ कहना चाहा, पर गले से आवाज ना निकली। कुलदीप की आंखें भय से फटी पड़ी थीं। चेहरे पर दहशत के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। मैंने उसका कंधा पकड़कर जोर से झंझोट भंग हुई और वह बोला, या यह क्या चक्कर है? कहीं हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं? मुझे पक्का विश्वास था कि जरूर यह कोई प्रेत लीला है, पर अपने मनोभावों को छुपाकर उसे झूठ बोला कि नहीं, कुछ नहीं है, चलो हवेली में चलते हैं। जहां बस रुकी थी उस गली में सामने कोई 200 मीटर दूर एक हवेली का बड़ा जंगी दरवाजा दिखाई पड़ रहा था। पूरे गांव में मरघट जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक घर को छोड़कर पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं और कुलदीप हवेली की ओर बढ़ चले। हवेली से थोड़ा पहले जिस घर में रोशनी दिखाई दे रही थी, अब हम उस घर के सामने थे। पूरा घर बिजली के छोटे छोटे बल्बों की झालर से रोशन था। कोई शादी समारोह जैसा लग रहा था। घर में रंग रंगे कपड़े पहने 50 औरतें, बच्चे और पुरुष नजर आ रहे थे। मैं उस घर के दरवाजे के पास गया और एक अधेड़ पगड़ी बांधे पुरुष की ओर देखकर अपनी तर्जनी उंगली हवेली की दिशा में घुमाई और पूछा, क्या ठाकुर साहब की हवेली वही है? उस व्यक्ति ने मेरी ओर देखकर भी अनदेखा किया, मानो मेरा कोई वजूद ही ना हो। मैंने मेरी बात पुनः दोहराई, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब मैंने ध्यान से देखा तो उस घर में स्त्री पुरुष बच्चे इधर उधर आ जा रहे थे, पर कोई भी बोल नहीं रहा था। शादी के घर में अमूमन खूब शोर शराबा हुआ करता है, पर उस घर में घोर सन्नाटा था। चारों ओर गहन नीरवता का साम्राज्य व्याप्त था, मानो किसी के भी मुंह में जबान ना हो। ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे पूरा गांव भूतहा लगने लगा था। ऊपर से अमावस की काली डरावनी रात। आखिर हम हवेली के दरवाजे के सामने पहुंच गए। मैंने जोर जोर से विशाल दरवाजे की कुंडी खटखटा और आवाज लगाई, सुबेर सिंह जी दरवाजा खोलिए। मेरे एक बार आवाज लगाने पर ही अंदर खड़खड़ाहट की ध्वनि सुनाई दी। एक लंबे कद काठी के नोकदरा मूंछों वाले व्यक्ति ने अदब के साथ दरवाजा खोला और बोला, कम्मा धनी सा, आओ, हवेली में आपका स्वागत है। इतनी देर कैसे हो गई साहब? मैंने जब जवाब दिया कि पहले तो टायर पंक्चर हो गया, फिर घना कोहरा आ गया, जिससे देर हो गई। उसने गर्दन को हल्की सी झूंझ दी और अंदर आने के लिए हाथ से इशारा किया। हमने अंदर प्रवेश किया और एक लंबी बारादरी पार कर बड़े हॉल में प्रविष्ट हुए। हमें बैठने को कहा गया।
हॉल के एक कोने में एक तरफ 8 बाय 8 का एक विशाल ओब जूस की लकड़ी का नक्काशीदार दीवान था। प्रकाश के लिए खूंटी पर एक लाल टेन रोशन थी। एक तरफ बड़े आकार के 3 मूढ़े और दोनों तरफ तिपाइयां रखी हुई थी। मैं व कुलदीप मूढ़ों पर बैठ गए। सुबेर सिंह ने पानी के लिए पूछा तो मैंने सर्दी के कारण मना कर दिया। सुबेर सिंह बोला, कुंवर साहब कॉफी तैयार है, अभी लाता हूं। कहकर वह हॉल के एक दरवाजे से अंदर घुसा और एक ट्रे में कॉफी लेकर आया। मैंने देखा ट्रे में बड़े आकार के मग जैसे 3 कप थे जो कॉफी से भरे थे। कप से भाप के साथ सौंधी सौंधी खुशबू उड़ रही थी। मैंने और कुलदीप ने एक एक कप उठा लिया। सुबेर सिंह ने मेरी ओर देखा और बोला, क्या दादी सा कॉफी नहीं पीती? मैं बोला, कौन दादी सा? सुबेर सिंह ने तीसरे खाली मूढ़े की ओर इशारा किया और बोला, ये दादी सा और कौन? मैंने और कुलदीप ने चौंक कर मूढ़े की ओर देखा तो हमें कोई नजर नहीं आया। मारे भय के कंपी सी छूट आई। मेरे हाथ में पकड़े कप से कॉफी छलक गई। मेरा हाथ जलने लगा तो मैंने कप तिपाई पर रखा और डांटने के स्वर में सुबेर सिंह से कहा, क्यों बिना बात के हमें डरा रहे हो? वहां कोई नहीं है। मैंने फिर मूढ़े की ओर देखा तो वह अपने आप हिल रहा था, मानो कोई उठकर गया हो। सुबेर सिंह पुनः बोला, वह देखो नाराज होकर जा रही है। मैंने हॉल के दरवाजे की ओर देखा तो वहीं चाय की ठड़ी वाली बुढ़िया वक्र दृष्टि मुझे देखे जा रही थी और हॉल से बाहर की ओर जा रही थी। अगले ही पल वह गधे के सींग की तरह गायब हो गई। हम तीनों हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे। आखिर सुबेर सिंह की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। वह बोला, कुंवर साहब, यह गांव शापित है। आज अमावस्या की काली रात है, अतः किसी भी हालत में हवेली के बाहर कदम मत रखना। आज की रात मौत का तांडव होगा। खाना खाकर आप लोग चुपचाप सो जाएं। बाहर से कोई भी आवाज आए, हरगिज उठना मत। सुबेर सिंह की यह बातें सुन हम दोनों के चेहरे पर मुर्दी छा गई। जुड़ी के मरीज के मानिंद हमारे कांपने लगे। बड़ी मुश्किल से वहां से उठकर दीवान तक आए और वहां रखे कंबल को ओढ़कर बैठ गए। हमें जोरों की भूख लगी हुई थी। भूख के मारे बेहद थके होने के बावजूद नींद का कहीं नामो निशान न था। इतने में सुबेर सिंह आया और कहा, कुंवर साहब, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। हम दोनों उठकर हॉल से बाहर आए। सुबेर सिंह तांबे का एक रामजारा टोंटीदार पात्र लिए खड़ा था। हमने हस्त प्रक्षालन किया और साफ तौलिए से हाथ पहुंचकर हॉल में आ गए। हॉल में एक दरी व 2 बाजोट रखे हुए थे। हम दरी पर भोजन के लिए बैठे ही थे कि सुबेर सिंह 2 लियों में भोजन ले आया। मैंने देखा ग्वार फली मरी की मिक्स और सांगरी की सब्जी थी जो मेरी पसंदीदा थी। एक बांटके में खड़ी थी। घी में चुपड़ी, बाजरे की रोटियां थीं। इतना अच्छा खाना देख मेरी बुबू और तीव्र हो गई। सुबेर सिंह ठेठ देसी लहजे में बोला, कुंवर साहब अरोगो। हम दोनों ने डटकर खाना खा लिया तो वह बर्तन समेटकर अंदर कहीं अंतर्धान हो गया। मैंने कंबल गर्दन तक खींचा और लेट गया। मेरे दाईं तरफ कुलदीप भी ओढ़कर लेट गया। हॉल की दाईं तरफ एक बड़ी खिड़की थी जो हवा के लिए आधी खुली थी और उसके बगल में एक दरवाजा था जो बाहर गली में खुलता था। दरवाजे के अंदर की तरफ एक मजबूत डंडा लगा हुआ था। कुलदीप को तो लेटते ही निद्रा रानी ने अपने आगोश में ले लिया। इसका पुख्ता सबूत यह था कि उसकी नाक जोर जोर से बजने लगी। मुझे उसके तेज खर्राटे सुन नींद नहीं आ रही थी। आखिर मैंने इन कंबल को कानों के चारों ओर कसकर लपेट लिया ताकि खर्राटे सुनाई ना दे। इससे मुझे न जाने कब नींद ने आ घेरा, पता ही न चला। रात्रि की गहरी नीरवता में अचानक कुत्तों के रोने की आवाज ने खलल डाला। आवाज पहले तो कहीं दूर से आती लग रही थी, क्षण क्षणे पास आती गई और तेज होती गई। अचानक खिड़की के नीचे से कुत्तों की बहुत भयानक गुरने और रोने की सम्मिलित आवाजें आने लगी। मेरी नींद उचट गई। मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका तो भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाहर गली में 10 से 12 कुत्ते एक गोल घेरा बनाकर खड़े थे और जोर जोर से रो रहे थे, मानो बीच में कोई मौजूद हो। मैंने तारों की महम रोशनी में गौर से देखा तो मुझे कुत्तों के घेरे के भीतर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सोचने लगा, कुत्ते किस बता को देखकर रो और गुर्रा रहे हैं, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। मैंने बैग से पॉकेट टॉर्च निकाली और उसे जलाकर बाहर देखने की कोशिश की। पीली रोशनी का एक गोल दायरा घेरे के बीच फैल गया। मुझे उस घेरे में धुंध और धुएं जैसी एक मानवाकृति का आभास हुआ। कुछ ही क्षण में वह मानवा आकृति हवा में विलीन हो गई। मानवा आकृति के गायब होते ही कुत्तों का सेना एकाएक बंद हो गया। मैंने टॉर्च का रोशनी का दायरा कुलदीप की तरफ घुमाया तो वह बेखबर सो रहा था। मैं खिड़की से हटकर वापस बिस्तर की तरफ आ ही रहा था
कि कुलदीप अचानक उठकर बैठ गया। कंबल उसने एक तरफ उछाल दी और पालथी मारकर बैठ गया। उसके मुंह से अचानक घूं घूं की डरावनी आवाज आने लगी और मुंह से लार गिरने लगी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसकी आंखें ऊपर छड़ी हुई थीं। चेहरे में एक अजीब का खिंचाव आ गया था। वह अपने सिर को विचित्र तरीके के गोल गोल घुमा रहा था। कुलदीप के विकृत और विभत्स चेहरे से मुंह पर दहशत हावी हो गई। मुझे डर लगने लगा। मैं सोचने लगा जरूर कोई साया है जिसने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मैंने सहायता के लिए हरि सिंह को आवाज लगानी चाहिए, पर लगा जैसे जबान को लकवा मार गया हो। मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। भय की पराकाष्ठा के कारण रीढ़ की हड्डी में एक तेज सिहरन सी दौड़ गई और कंपी छूट गई। पैर जैसे बेजान हो गए हों। मैं धड़ाम से गिर गया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। मेरे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। मैंने पुनः कुलदीप की ओर देखा तो उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाल ली। जीभ से लार बह बहकर कपड़ों और बिस्तरों को भिगोए जा रही थी। उसकी आंखें फटी पड़ी थीं। भय के कारण मैं एकटक उसकी अजीब हरकतों को देखे जा रहा था। अचानक उसने अपनी गर्दन को एक तेज झटका दिया और बिस्तर पर लुढ़क कर बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी चेतना सामान्य हुई तो मैंने पुनः सुबेर सिंह को जोर से आवाज लगाई। सुबेर सिंह दौड़कर आया और घबराहट भरे स्वर में बोला, कुंवर साहब, क्या हुआ? मैंने उसे खिड़की के बाहर कुत्तों के रोने और सुजीत की अजीब हरकतों वाली बात बताई तो वह आश्चर्य से बोला, मैंने तो कुत्तों के रोने की कोई आवाज नहीं सुनी। रात को मैं तो वैसे भी नहीं सोता, रखवाली करता हूं। आपको कोई भ्रम हुआ होगा। मैंने सुबेर सिंह के चेहरे पर अविश्वास के भाव देखे। मुझे लगा इसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कुलदीप की ओर देखा तो अब वह पहले की तरह कंबल ओढ़कर ऐसे लेटा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सुबेर सिंह से कहा कि कंबल और बिस्तर छक कर लो, लार से गीला हो गया था, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुबेर सिंह ने कंबल और बिस्तर अच्छी तरह चेक किया और बोला, कुंवर साहब, ये तो एकदम सूखे हैं, आप भी देख लें। मुझे सुबेर सिंह की बात पर विश्वास नहीं हुआ। जो वाकया मेरी आंखों के सामने अभी अभी घटित हुआ उसे मैं कैसे झूठ मान लेता। मैंने कंबल और बिस्तर 2-3 बार अच्छी तरह चेक किया पर वे एकदम सूखे थे। कहीं भी गीलेपन का एकमात्र भी नामो निशान न था। मुझे काटो तो खून नहीं। सुबेर सिंह के सामने मुझे बेहद शर्मिंदा होना पड़ा था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आ गया। सुबेर सिंह वापस जाने लगा। जाते वक्त आखिर में उसने गर्दन मोड़कर मेरी ओर घुमाई और एक वक्र मुस्कान फेंककर आंखों से ओझल हो गया। मुझे उसकी मुस्कान से एक अनजाना भय लगने लगा। मुझे उस ठड़ी वाली बुढ़िया की बातें याद आ गईं। उसने चेतावनी दी थी, पर उसकी चेतावनी को मैंने हंसी में उड़ाकर बड़ी भूल कर दी थी। मैं सारे घटनाक्रम को सिरे से जोड़कर मनन करने लगा कि इस यात्रा में क्या क्या अनहोनी हुई और क्यों हुई। सोचते सोचते कब पप्पो भारी हो गए और मुझे नींद आ घेरा। अचानक जोर से डंड डाला। गिरने और भड़क से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने आंखें मिचमिचाकर देखा तो हॉल के गली में खुलने वाला दरवाजा खुला। दिखा दरवाजे में एक मानवा आकृति की परछाई दिखाई पड़ी। मैंने बिस्तर की ओर झांका तो कुलदीप वहां नहीं था। मुझे विश्वास हो गया कि दरवाजा खोलने वाला कुलदीप ही है। मैंने तकिए के नीचे से टॉर्च थामी और तुरंत उठकर कुलदीप को पकड़ने दौड़ा। मेरे देखते ही देखते वह दरवाजे से नीचे छलांग लगाकर गली में कूद गया। मैंने तुरंत जूते पहने और कुलदीप कुलदीप बोलता उसके पीछे दरवाजे से नीचे कूद गया। दरवाजे से गली करीब 5 फुट नीचे थी। कूदते ही मैं गिरा, पर अगले ही पल संभल कर खड़ा हो गया। शुक्र था कि टॉर्च अब तक मेरे हाथ में थी। कुलदीप कुछ दूर आगे एक बरगद के पेड़ की ओर बेतहाशा भागे जा रहा था। मैंने आ देखा ना, ताव उसके पीछे बरगद की तरफ दौड़ पड़ा। मैं बरगद तक पहुंचा। तब तक कुलदीप गायब हो चुका था। मैं उसके लिए बहुत चिंतित था। मेरा दोस्त या भाई, जो कुछ भी वो था, शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय भी वही था। बरगद के चारों ओर पत्थरों का एक गोल विशाल चबूतरा बना था। मैंने चबूतरे के चारों ओर 2 चक्कर लगा लिए, पर कुलदीप कहीं नजर नहीं आया। विशाल बरगद की फैली हुई जटाएं चबूतरे के फर्श को स्पर्श कर रही थी। इतनी तेजी से भागने व चबूतरे के चक्कर लगाने और कुछ घबराहट के कारण मेरी सांसें ढोकने की तरह चलने लगी। मैं उखड़ी सांसों को काबू में करने के लिए चबूतरे पर बैठ गया। चबूतरे के पास ही एक पुराना कुआं था। चबूतरे पर बैठने के बाद मेरे मन व मस्तिष्क पर नकारात्मक विचार हावी होने लगे। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं में कूद जाऊं तो बहुत अच्छा होगा,
मैं एक नई दुनिया देख पाऊंगा। यहाँ क्या रखा है? मुझे लगा कोई मेरे दिमाग में गुस्सा बैठा है और मुझे आदेश दे रहा है कि किसी ने मेरे जहन में सरगोशी की देख क्या रहा है। जा कूद। जा कूदने में मैं सचमुच उस आदेश का पालन करने के लिए कुएं की सीढ़ियां चढ़ता गया और उसकी मुंडेर पर खड़ा हो गया। मैंने कुएं में झांका तो तारों की परछाई पानी में दिखाई पड़ी। मुझे लगा कोई अंदर से हाथ का इशारा कर रहा है और कह रहा है, खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, कूद जा जल्दी से। मैं बस कूदने ही वाला था कि सेकंड के हजब हिस्से में किसी ने मेरी बांह पकड़ी और एक झटका देकर पीछे की ओर खींचा। मैंने देखा, कुलदीप था। उसने मेरी बांह पकड़ रखी थी और जोर से चीख कर बोला, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? उसके जोर से बोलने और हाथ झटक के कारण मैं उस अनजाने सम्मोहन से बाहर आया। चारों ओर नजरें घुमाई तो देखा मैं कुंगे की मुंडेर पर खड़ा था। तब तक मेरी चेतना जागृत हो चुकी थी। मैं सोचने लगा, मैं तो चबूतरे पर बैठा था और यहाँ कैसे आ गया? परंतु मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। जवाब मिला, कुलदीप से। वह मुझे वहां से हाथ पकड़कर नीचे लाया और पुनः चबूतरे पर बिठा दिया। उसने कहा, देवी की कृपा है कि तुम बच गए। तुम बस कुएं में कूदने ही वाले थे कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर खींच लिया। बस मौत और जिंदगी में एक पल का फासला था। अब बताओ, वहां क्यों गए थे? मैं क्या जवाब देता जब खुद मुझे ही मालूम नहीं था। मैंने कहा, यार खुद मुझे पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गया। हाँ, इतना याद है, कोई मुझसे कह रहा था कि जाओ और कने में छलांग लगा लो। बस उसी के वशीभूत होकर कने की मुंडेर तक पहुंच गया। मैं बस कूदने ही वाला था कि तुम आ गए। यार तुमने मेरी जान बचाई है, बहुत बड़ा उपकार किया है इसका। बढ़ता तो मैं था, जिंदगी नहीं उतार सकता। ज्यादा बातें मत बना, यहां से निकलने का कोई उपाय सोच। तू खुद को शेरलॉक होम्स समझता है ना? अब बना कोई प्लान कहते हुए कुलदीप ने स्नेहवश मेरा हाथ दबाया, मानो कह रहा हो, क्यों फिक्र करता है, मैं हूं ना। मैंने देखा, प्रेम के अतिरेक के कारण उसकी आंखों में पानी भर आया था और वह चमक रही थी। वही हाल मेरा भी था। मैंने उससे पूछा, तुम हॉल से दरवाजा खोलकर अचानक क्यों भागे थे? मुझे बाहर से तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ी कि तुम मुझे बुला रहे हो और तुम किसी संकट में हो। इसलिए मैं आनन फानन में दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागा। मुझे तुम्हारी आवाज इसी बी के पास से आती लग रही थी। यहां आकर देखा तो कोई नहीं दिखा। तब मैं इस बरगद के तने के पास की घनी जटाओं में छुप गया। तुम्हें जब आते देखा तो मैंने सोचा, देखते हैं तुम क्या करते हो। जब तुम तंद्रावस्था में कुएं की तरफ जाने लगे तब मेरा माथा ठनका और मैं तत्क्षण तुम्हें बचाने को दौड़ पड़ा। और परिणाम तुम्हारे सामने है मेरे भाई, आखिर तुम्हें बचा ही लिया। मैंने भावपूर्ण स्वर में बोला। कुलदीप, हम दोनों बरगद के उस चबूतरे पर बैठे यहां से बचने की जुगत में चिंतामग्न थे कि अचानक पेड़ के ऊपर से कोई चीज मेरे कंधे पर आ गिरी। अचानक गिरने के कारण मैं चौंक गया और मारे डर के जोर से चीख पड़ा। कुलदीप भी डर गया और घबरा कर बोला, कौन है? मेरे कंधे से टकराने वाली चीज फिसलकर चबूतरे से नीचे गिर गई। मैंने और कुलदीप ने ध्यान से देखा। एक मरी हुई काली बिल्ली थी जिसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। बिल्ली निश्चेष्ट पड़ी थी। मारे भय के हम दोनों की घघी बंध गई। मैंने टॉर्च जलाकर बिल्ली को ध्यान से देखा तो वास्तव में बिल्ली की गर्दन आधी कटी हुई थी और वह मरी हुई थी। मैं उसे पैर से एक तरफ धकेलने ही वाला था कि चमत्कार हो गया। बिल्ली अचानक उठ बैठी। उसने हमारी ओर कंजी आंखों से घूर कर देखा और गुर्रा कर एक ही जंप में। यह जा कुलदीप मेरी ओर बहुचक्का होकर देखे जा रहा था। ऐसे चमत्कार की तो आशा ही नहीं की जा सकती। मैं सोचने लगा कि अभी मेरे सामने ने गर्दन कटी मरी पड़ी थी, वह कैसे जिंदा हो गई? आखिर ये बला है क्या? कुलदीप भी यही सोचे जा रहा था। मैंने कुलदीप से कहा, मरी बिल्ली पहले तो पेड़ पर चढ़ी कैसे, फिर कोई ले भी गया तो अचानक हमारे ऊपर कैसे गिरी? इस लाख रुपए के सवाल का क्या जवाब है? तुम्हारे पास कुलदीप क्या जवाब देता होता तो देता ना। मैं और कुलदीप चबूतरे पर जहां बैठे थे उसी जगह दोनों खड़े हो गए। पड़ताल के लिए मैंने जहां से बिल्ली गिरी थी वहां पेड़ के ऊपर देखने की कोशिश की। ऊपर देखते ही भय की एक तीव्र लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ गई। मेरे मुंह से आवाज ना निकली। कुलदीप की तरफ देखकर मैंने अपनी अंगुली का इशारा पेड़ के ऊपर की ओर किया। कुलदीप ने मेरे इशारे को समझते हुए दृष्टि ऊपर की ओर की। देखते ही भय से उसकी आंखें फट गईं। मुंह खुला का खुला रह गया और टांगे कांपने लगी। पेड़ के ऊपर 13-14 वर्ष के 7-8 स्कूली बच्चों की लाशें लटक रही थीं। उनके गले में बरगद की जटाएं लिपटी हुई थीं, मानो इन्हीं जटाओं से इनका गला घोंटा गया हो।
सभी के मुंह खुले हुए थे और मुंह से भल भल कर ताज़ा खून बह रहा था। सभी बच्चों ने खाकी निकर और हाफ बाजू की सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी जो खून से आधी से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। चबूतरे पर एक छोटा सा खून का तालाब जैसा बन गया था। मौत का ऐसा भयानक तांडव मैंने कभी नहीं देखा था, न ऐसे भीषण मंजर की कभी कल्पना ही की थी। अविभ और दारुण दृश्य को देख पाने का मेरा जिगरा ना था। मुझे लगा इन पारलौकिक शक्तियां से पार पाना असंभव है। इनकी शक्तियों के आगे हमारी बिसात ही क्या है। मौत के मुंह में अब जाना निश्चित है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मैं देवी मां से कातर स्वर में प्रार्थना करने लगा कि हे जगदम्बे आज बचा ले, हे मां रक्षा कर रक्षा कर। इतने में कुलदीप में न जाने कहां से इतनी शक्ति आई कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और चबूतरे से सीधे नीचे छलांग लगाकर हवेली की ओर दौड़ पड़ा। मेरी बांह उसने मजबूती के साथ थाम रखी थी। दौड़ते दौड़ते हॉल के गली वाले दरवाजे के नीचे पहुंचा। दरवाजा पहले से ही खुला पड़ा था, जैसे हम छोड़कर गए थे। उसने किसी कुशल नट की तरह कलाबाजी खाई और अगले ही पल दरवाजे के अंदर मैं उसके इस अनोखे कारनामे के बारे में सोचता ही रह गया। उसने मेरा हाथ थामा और एक ही झटके में ऊपर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। अंदर दीवान पर जाकर हम बैठ गए। उसने राम झारे से पानी लेकर मेरे हाथ मुंह धुलवा और पानी पिलाया। फिर उसने भी ऐसा ही किया। पानी पीने और हॉल में सुरक्षित पहुंचने के बाद कुछ भय कम हुआ। कुलदीप ने मेरी ओर देखकर कहा, चलो जान बची, लाखों पाए, अब आराम करो, सुबह बात करेंगे। कहकर वह लिहाफ ओढ़कर सो गया। मैं भी अत्यंत थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए मैं भी खूंटी तान के सो गया। दोस्तों, कहानी यहां समाप्त नहीं हुई है। अभी कहानी बहुत बाकी है। क्या दोनों दोस्त गांव से बाहर जा पाएंगे या इन छलावों का शिकार हो जाएंगे? और एक बड़ी बात, क्या जिस हवेली में वह रुके हैं वहां का चौकीदार कोई छलावा है? जानने के लिए इंतजार करें कहानी के दूसरे पार्ट का। अगर आपको यह पार्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप भी जुड़े रहे। हमारी आने वाली कहानियों से और आने वाले इस कहानी के पार्ट से मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।